ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या है, कितने प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप का क्या इम्पोर्टेंस है, ब्लड ग्रुप क्यों एस्टिमेट किया जाता है, ये सारे चीज़ पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम जो ब्लड ग्रुप हम एस्टिमेट करते हैं, निकालते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष का, तो उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। तो इसलिए पहला क्लिनिकल एप्लीकेशन जो मुख्य है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अर्थ सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को ब्लड की आवश्यकता होती है तो उसको ब्लड पुनर्स्थापित करना, देना, ब्लड चढ़ाना जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। तो ये मुख्य चीज़ तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके अतिरिक्त और भी क्लिनिकल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है इन प्रिवेंटिंग हेमोलिटिक डिजीज़। बहुत सारे हेमोलिटिक डिजीज़ होता है, तो उन डिजीज़ के रोकथाम के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इन मेडिको लीगल केसेस में इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है पैटर्निटी डिस्प्यूट, कोई पैटर्निटी विवाद है तो उसके मैनेजमेंट के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। और लास्ट है इन नोइंग ससेप्टिबिलिटी टू द डिजीज, डिजीज के प्रति कितना संवेदनशील है उसको पता करने के लिए तो इसका जो है क्लिनिकल एप्लीकेशन है। तो मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम, मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम जो कि ए ग्लूटिनोजन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो ए ग्लूटिनोजन यानी एंटीजन के आधार पर जो है इसको जो है दो सिस्टम है, ये एवीओ सिस्टम कहलाता है और आरएस सिस्टम कहा जाता है। इन्हीं दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एवीओ सिस्टम। लेवियो सिस्टम का इसका आविष्कार पता जो खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो इसको जानने के लिए पहले ये जो कुछ मेडिकल टर्म है इस टर्म को जानना जरूरी है। पहला जैसा है ए ग्लूटिनोजन, सिंपल है, ए ग्लूटिनोजन को एंटीजन कहा जाता है, एंटीजन सामान्य भाषा में एंटीजन कहा जाता है। और ये जो एंटीजन होता है वो सेल आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। दूसरा टर्म है ए ग्लूटिनिन, तो ए ग्लूटिनिन जनरली सामान्य भाषा में एंटीबॉडी कहा जाता है। और ये जो एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में उपस्थित होता है। ए ग्लूटिनेशन, ए ग्लूटिनेशन यानी सिंपल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होता है उसको मेडिकल टर्म में एक वर्ड में जो है ए ग्लूटिनेशन के नाम से जाना जाता है। अब लैंडस्टीनर का नियम क्या है, लॉ क्या है, तो लैंडस्टीनर का लॉ है, लैंडस्टीनर लॉ से इफ एन ए ग्लूटिनोजन इज प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ आरबीसी करस्पॉन्डिंग ए ग्लूटिनिन मस्ट बी एब्सेंट इन प्लाज्मा। यानी अगर एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर उपस्थित है तो उसके संबंधित एंटीबॉडी प्लाज्मा में अनुपस्थित होगा। यानी इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर मान लिया जाए कि ए एंटीजन है तो उसका संबंधित एंटीबॉडी जो होगा वो प्लाज्मा में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा तो हेमोलिसिस हो जाएगा, ब्लड ही टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये सिंपल नियम है। और जस्ट इसी का उल्टा भी हुआ कि इफ एन ए ग्लूटिनोजन एब्सेंट इन सरफेस ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन अगर एब्सेंट है तो उसके प्लाज्मा में उसके करस्पॉन्डिंग जो ए ग्लूटिनिन है एंटीबॉडी जो है वो उपस्थित होगा। तो मतलब दोनों एक ही प्रकार के दोनों एंटीजन एंटीबॉडी उपस्थित नहीं हो सकता है। तो सिंपल ये नियम है। अब थोड़ा सा ये एंटीजन जो ए है वो केमिकली क्या होता है तो ये याद रखना चाहिए। एन एसिटाइल गैलेक्टोसम केमिकली एंटीजन ए, और एंटीजन बी जो है गैलेक्टोज होता है। एंटीजन बी का जो केमिकली गैलेक्टोज होता है। अब जो है यहाँ आप देखें एंटी ए,
एंटी ए को बुक में चाहे किताब में इसको अल्फा भी कहा जाता है, ये चिन्ह है अल्फा का, ये चिन्ह है। तो एंटी ए को अल्फा भी कहा जाता है और एंटी बी को बीटा भी कहा जाता है। तो ये है। और इसको जो है आईजीएम टाइप कहा जाता है, इन दोनों जो एंटीबॉडी हुआ इसको आईजीएम टाइप के कहा जाता है। और इसकी एक विशेषता, ये जो एंटीबॉडी जो है ये कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से ऐसी ही इसकी है। दीज एक्ट बेस्ट एट लो टेम्परेचर। और दूसरी विशेषता, ये जो एक्टिव क्रियाशील जो होता है लो टेम्परेचर पर होता है, लो टेम्परेचर पर ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो इसलिए इसको जो है एंटी ए और एंटी बी को जो है कोल्ड एंटीबॉडी कहा जाता है, कोल्ड एंटीबॉडी कहा जाता है क्योंकि लो टेम्परेचर पर एक्टिव होता है। अब ये सभी लोग बहुत सामान्य चीज़ है, सभी लोग जानते हैं कि एवीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप होता है, वो 4 प्रकार का होता है। सिंपल ये टेबुलर फॉर्म में ये है, 4 प्रकार का जो है, ए है, बी है, ओ और ए बी, ये 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। अब यहाँ ये देखना है उसी तरह ए ग्लूटिनोजन यानी एंटीजन इसमें कौन सा है, एंटीबॉडी कौन सा है, और इस ग्रुप यानी ए ग्रुप को किसको हम दे सकते हैं, डोनर कौन हो सकता है और रिसिपिएंट कौन हो सकता है। तो सिंपल ये चार्ट में जो अगर इसको ध्यान से ही अगर याद कर लिया जाए तो समझने में काफ़ी आसानी होगी। ए में एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी जो है बीटा है। इसलिए देखिए लैंडस्टीनर का जो लॉ था यही इसलिए तो था कि अगर ए है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो है अनुपस्थित होगा, दोनों एक साथ उपस्थित नहीं हो सकता। यहाँ आप देख रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आप देख रहे हैं ए है तो उसका एंटीबॉडी बीटा है, एंटीबॉडी बीटा है, और ये दे सकता है ए और ए बी को, और ये ले सकता है रिसिपिएंट जो है ए और ओ को। उसी प्रकार बी का जो एंटीजन है वो बी है, और इसका जो एंटीबॉडी है करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी वो अल्फा है, ये अल्फा है, और ये डोनेट कर सकता है बी और ए बी को और ले सकता है बी और ओ को। उसी प्रकार ओ जो है, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, ओ में इसलिए नन यहाँ लिखा हुआ, कोई भी एंटीजन नहीं है। जिसमें जब कोई एंटीजन नहीं है तो इसमें एंटीबॉडी दोनों है, इस तरह से याद किया जा सकता है, अल्फा और बीटा दोनों एंटीबॉडी है, और ये जो दिया दे सकता है सभी को, ऑल, इसीलिए इसको ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऑल सभी को दे रहा है और ले सकता है केवल ओ को। अब ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप पे इसमें ए ग्लूटिनोजन यानी एंटीजन जो है ए और बी है, इसमें भी एंटीजन चूंकि दोनों हो गया इसलिए एंटीबॉडी नहीं होगा, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, और ये डोनेट कर सकता है ए बी को और ले सकता है सभी का। इसलिए चूंकि सभी का ब्लड ये ले सकता है, ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति सभी ग्रुप के ब्लड ले सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। अब ये आपको हम बता दें यूनिवर्सल डोनर ओ को और यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी को। ये सिंपल डायग्राम ये भी जस्ट समझने के लिए है, और मेमोरी को शार्प करने के लिए है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ओ है, तो वो जो है वो अपने आप, एक तो है अपने आप को दे सकता है, ओ वाले व्यक्ति जो है अपने आप को दे सकता है। यहाँ देखिए ओ जो है फिर ए को दे रहा है, ओ जो है देखिए यहाँ देखिए फिर एरो का चिन्ह इधर लगा है तो बी को दे रहा है, और फिर जो ओ है जो यहाँ देख रहे हैं ए बी को दे रहा है। तो इसका मतलब देखिए ओ इस डायग्राम से भी क्लियर होगा ना, ओ सभी को दे रहा है ना, चारों हो गया ना, 1 2 3 और चारों चारों को दे सकता है। अब आते हैं बी पर यहाँ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा चार्ट याद रखने में कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए बी वाले को यहाँ आपस में एक्सचेंज कर सकता है, दे सकता है, और बी वाला फिर ए बी को दे सकता है, यहाँ देख रहे हैं ए बी को दे सकता है, एरो ये जो यहाँ से एरो बना हुआ है ए बी को दे सकता है। तो ये बी वाले के 2 हुआ। अब ए बी वाले एक तो खुद स्वयं को ही एक्सचेंज दे ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और फिर जो है यहाँ देखिए ए बी जो है एरो से देखिए पता चल रहा है, जो ऊपर जो यहाँ हम लिखे हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया ए बी है। अब ये देखिए ये ए को भी ले रहा है, इधर से ओ को भी ले रहा है,
इधर से बी को भी ले रहा है और अपने आप भी ले रहा है, तो चारों रिसिपिएंट हो गया, तो इसलिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया। उसी प्रकार यहाँ ए है, ए खुद अपने आप को भी दे सकता है, और फिर जो है ये जो है वो से ले सकता है। तो ये सिंपल जो है इस डायग्राम में भी थोड़ा मेमोरी को रिवाइज करने के लिए और कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए ये आसानी से इसको समझा जा सकता है। अब जो हमारा एवियो सिस्टम है ग्रुप, ब्लड ग्रुप का जो है, तो उसमें जो चार प्रकार के कैटेगरी हैं, तो उसमें पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से कौन कितना हो सक होता है, तो वो एक थोड़ा सा मेमोरी याद रखने वाली चीज़ है। आप यहाँ जो इसमें जो टेबल दिया है, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन जो है 40% जो है बी है। बी जो है यहाँ आप देख रहे हैं 40% है। सेकंड नंबर पर ओ है जो 32% है। सबसे कम ए भी है 8%। और उसके बाद ए जो है तीसरे नंबर पर जो है वो 20%। तो जस्ट ये अब हमारा एवियो सिस्टम हो गया। अब हम चलते हैं आर एच फैक्टर पर। आर एच फैक्टर, तो आर एच फैक्टर का खोज लैंड स्टीनर एंड वीनर 1940 में रेशस मंकी में ये आर एच एंटीजन का खोज किए थे। रेशस मंकी के आरबीसी में आर एच एंटीजन का इन्होंने खोज किया। और देखिए ये चीज़ है जो आर एच जो है तीन प्रकार का आर एच होता है, ये ध्यान रखना है। सी डी ई, सी डी तीन प्रकार का होता है, लेकिन इसमें सबसे जो कॉमन जो सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है वो डी में होता है, इसलिए जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डी ही होता है। तो आउट ऑफ बीच यानी इन तीनों में जो है डी जो है सबसे कॉमन, जो कि सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इसके केस में होता है। तो यही जो है आगे हम इस पर डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर एच एंटीजन आर द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो एक प्रकार के आरबीसी के मेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये अन्य टिश्यू में नहीं पाया जाता है। तो एक छोटा सा ये इंफॉर्मेशन। और यहाँ देखिए जो आर एच के प्रॉपर्टी है, तो यहाँ आर एच के प्रॉपर्टी में नो नेचुरल एंटीबॉडी लाइक एवियो सिस्टम, आपने देखा था कि एवियो सिस्टम में सभी का करस्पॉन्डिंग कुछ एंटीबॉडी स्वाभाविक रूप से जो होता है वो, लेकिन आरएच में स्वाभाविक रूप से एंटीबॉडी नहीं होता। देखिए एक बेसिक डिफरेंस, आरएच में एंटीबॉडी नहीं होता है, बल्कि आरएच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस, ये उत्पन्न होता है। तो जो चीज जनरेट होता है उत्पन्न होता है वो कब होता है, कंडीशन देखिए यहाँ दिया हुआ है, व्हेन आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल इज ट्रांसफ्यूज विथ आरएच पॉजिटिव ब्लड। अगर आरएच नेगेटिव कोई व्यक्ति विशेष है और वो उसका ट्रांसफ्यूज्ड होता है आरएच पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोजर होता है, तो उस केस में एंटीबॉडी का निर्माण होगा। और इसकी दूसरी खासियत, इट क्रॉसेस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। और वो उसमें हम देखे थे प्लेसेंटा जो एंटीबॉडी था वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता था, तो इसमें प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, इसलिए और इसको जो है वार्म एंटीबॉडी, उसको तो कोल्ड एंटीबॉडी, इसका जो है वार्म एंटीबॉडी कहा जाता है। तो ये डिफरेंस है। यहाँ एक टेबुलर अगेन है, तो यहाँ चूंकि आर एच पर हो गया तो जिसको आर एच ये होगा वो आर एच पॉजिटिव कहा जाता है, मैंने जे स्पेसिफिक जो एंटीजन अगर ये जिस इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष में उपस्थित होगा वो आर एच, और मैक्सिमम करीब 80-90% आर एच पॉजिटिव ही होते हैं। और जिसमें यह अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, उसको आर एच नेगेटिव कहा जाता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सभी चार प्रकार के जो ब्लड ग्रुप है उन सभी में पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो यहाँ अब पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर यहाँ पर ये दिया है थोड़ा सा कि ओ नेगेटिव जो है, तो ये गिवन टू दिस ग्रुप, इन ग्रुप को दे सकते हैं, इन ग्रुप से ये ले सकते हैं। तो देने वाला जो है ये ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है और ले सकता है ओ नेगेटिव का। ओ पॉजिटिव जो है वो दे सकता है ए बी प्लस, ए प्लस, बी प्लस, ओ प्लस, ये
और ले सकता है ओ नेगेटिव को और ओ पॉजिटिव को। उसी प्रकार ए माइनस ए नेगेटिव जो है ए बी माइनस को, ए बी पॉजिटिव को, ए प्लस को, ए माइनस को दे सकता है और ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव से ले सकता है। उसी प्रकार ए प्लस है, ए बी प्लस और ए प्लस को दे सकता है और ओ नेगेटिव, ओ प्लस, ए माइनस, ए प्लस को से ले सकता है। उसी प्रकार बी नेगेटिव है, बी माइनस, बी प्लस, ए बी माइनस, ए बी प्लस को दे सकता है, ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव से ले सकता है। उसी प्रकार बी प्लस है, बी प्लस जो है वो दे सकता है बी प्लस को और ए बी प्लस को और ले सकता है ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। उसी तरह ए बी नेगेटिव जो है ए बी माइनस को और ए बी प्लस को दे सकता है और ये ले सकता है ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। और ए बी प्लस जो है वो दे सकता है केवल ए बी प्लस को और ले सकता है सभी को। तो इस तरह से ये जो है आर एच पॉजिटिव निगेटिव के आधार पर ये चीज़ें हुआ। अब आगे चलें। आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी इन न्यू बॉर्न। इनकॉम्पेटिबिलिटी तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। एंट्रेंस ऑफ आर एच पॉजिटिव फिटल आरबीसी इन आर एच नेगेटिव मदर सर्कुलेशन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। इसका मतलब है कि अगर कोई माता आर एच नेगेटिव वाले हैं और वो गर्भ धारण करती हैं और वो गर्भ जो है आर एच पॉजिटिव है, क्योंकि अभी हम कह रहे थे कि मैक्सिमम आर एच पॉजिटिव होता है, तो सपोज कीजिए उसके मदर आर एच नेगेटिव है तो गर्भाशय में जो गर्भस्थ शिशु है वो ज़्यादा आर एच पॉजिटिव ही होगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होता है। तो दे विल बी प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। एंटीबॉडी का निर्माण होना, पहला एक्सपोजर जब होगा एंटीबॉडी का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। अब सेकंड स्टेज आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी। अब वही महिला अगर दूसरी बार गर्भ धारण करती हैं तो उसमें चूंकि इसका आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडी बन गया है ना, ये नेचुरल नहीं होता है, बनता है, तो पहला एक्सपोजर में बन गया, तो इसलिए इनकॉम्पिटिटिव मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और इसी के कारण यानी सेकेंड प्रेगनेंसी इसी के कारण जो बच्चे होंगे, नए नवजात शिशु जो होंगे उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हेमोलिटिक बीमारी हो सकता है। तो अब जो इसका नेक्स्ट जो है कि अगर ये सिचुएशन बनता है सेकेंड प्रेगनेंसी और नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसके जो है रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ हेमोलिटिक डिजीज, मतलब आरबीसी से संबंधित जो बीमारी जो है उसका कैसे प्रिवेंट किया जाता है। तो इसका इंटरेस्टिंग चीज़ है इंजेक्टिंग सिंगल डोज ऑफ आर एच एंटीबॉडी। आर एच एंटीबॉडी को एंटी डी कहा जाएगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन हम बताया था ना एंटी डी होता है जो कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। तो इसलिए इसका सिंगल डोज दिया जाता है टू मदर सून आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे का जैसे ही जन्म होगा जन्म के तुरंत पश्चात जो है सिंगल डोज एंटी डी का दिया जाएगा मदर को। सो एक्टिव एंटीबॉडी विल नॉट फॉर्म बाय द मदर, ताकि उन मदर में उसका एंटीबॉडी एक्टिव फॉर्म नहीं बन पाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ट्रीटमेंट ऑफ हेमोलिटिक डिजीज इन न्यू बॉर्न। और अगर मान लीजिए कि हेमोलिटिक डिजीज हो गया तो फिर उसके बाद इलाज,
तो उसका एक तो सिंपल इलाज है कि रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिप्लेसमेंट ऑफ बेबी माने बच्चे नवजात शिशु का जो आर एच पॉजिटिव ब्लड बाय आर एच नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव को कंप्लीट जो है आर एच नेगेटिव द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, और इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। और नेक्स्ट इंडिकेशन, एवियो सिस्टम का इंडिकेशन क्या है, किन किन कंडीशन में इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो पहला जो है ब्लड लॉस, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट की वजह से या अन्य कारण से ब्लड का लॉस हो जाए तो इमीडिएट पुनर्स्थापित करने के लिए जो है वो ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। दूसरा क्विक रिस्टोरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, अगर किसी को एनीमिक कंडीशन है, बहुत बहुत अत्यधिक कम गया हेमोग्लोबिन, तो उसको भी पुनर्स्थापित करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाएगा। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन अभी हम डिस्कस किए हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन वो केस है। नेक्स्ट है ब्लड डिजीज, ब्लड संबंधी जो हेमोलिटिक डिजीज था, तो इसमें एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, क्लोटिंग डिफेक्ट हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, तो इन सब में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। और पांचवा जो है वो एक्यूट पॉइजनिंग बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा जो है एक्यूट पॉइजनिंग के केस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सो थैंक यू वेरी